नमस्कार। भारतीय इतिहास की जब भी बात होती है तो कुछ बड़े साम्राज्यों का जिक्र तो होता है, पर एक ऐसा दौर है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ये 600 साल, 600 से लेके 1200 ईस्वी तक का समय। पर सच तो ये है कि यही वो दौर था जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो आइए आज इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इस एक सवाल पर सोचते हैं। जब कोई बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर टूटता है तो फिर होता क्या है? क्या सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है या फिर कुछ नया जन्म लेता है? असल में यह सवाल ही इस पूरे दौर को समझने की चाबी है। आज हम अपनी बात को कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे एक साम्राज्य के अंत से, फिर देखेंगे कि उसकी जगह नए इलाके कैसे उभरे, फिर उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और कैसे इस उथल-पुथल के बीच कल्चर और आर्ट्स में एक जबरदस्त बूम आया, और आखिर में इसकी आज के भारत के लिए क्या अहमियत है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है एक अंत से, एक बहुत बड़ी सेंट्रल पावर के खत्म होने से, जिसने आने वाले 600 सालों के लिए भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, 600 ईस्वी से पहले क्या था? भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुप्त साम्राज्य जैसी एक सेंट्रल पावर के हाथ में था। सब कुछ कंट्रोल में था, स्टेबल था, व्यापार भी खूब फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही ये बड़ी ताकत कमजोर हुई, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया, मतलब एक खालीपन। और इतिहास का नियम है, खालीपन को कोई ना कोई तो भरता ही है। हाँ, और ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। जो सेंट्रल पावर 5वीं सदी के आखिर में अपने पीक पर थी, वो धीरे धीरे बाहरी हमलों और अंदरूनी झगड़ों की वजह से कमजोर होती गई। और लगभग 600 ईस्वी आते आते वो पूरा का पूरा ढांचा ढह गया। तो अगला सवाल ये है कि भाई, इस पावर वैक्यूम को भरा किसने? और यहीं से इस दौर की असली कहानी शुरू होती है। ये वो वक्त था जब ताकतवर रीजनल किंगडम्स यानी क्षेत्रीय राज्य उभरे। सब अपनी अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। इस दौड़ में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। पूरब में थे पाल, जो नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज के संरक्षक थे। पश्चिम में थे गुर्जर प्रतिहार, जिन्हें नॉर्थ इंडिया का डिफेंडर माना जाता था। और दक्कन में थे राष्ट्रकूट, जो आर्ट और आर्किटेक्चर के मास्टर थे। इन तीनों के बीच उस दौर के सबसे अहम शहर कन्नौज को लेकर सालों तक संघर्ष चलता रहा। अच्छा, अब ये तो हुई राजाओं की बात, पर ये राज्य चलते कैसे थे? इन नई शक्तियों के साथ साथ एक नए पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम ने भी जन्म लिया, और इसे हम जानते हैं सामंत व्यवस्था के नाम से। तो ये सामंत सिस्टम था क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का भारतीय फ्यूडलिज्म था। इसमें राजा पूरे साम्राज्य पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखता था, बल्कि वो अपने नीचे सामंतों को जमीन का एक टुकड़ा देता था, और बदले में वो सामंत राजा को जरूरत पड़ने पर सेना देते थे और टैक्स चुकाते थे। ये पूरा सिस्टम एक सिंपल गिव एंड टेक पर काम करता था। राजा ने सैलरी की जगह जमीन दी, सामंत ने उस जमीन से रेवेन्यू वसूला और अपनी सेना रखी, और जब भी राजा को जरूरत पड़ी, सामंत अपनी सेना लेकर हाजिर हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? पावर डिसेंट्रलाइज हो गई। एक पिरामिड बन गया जिसमें सबसे ऊपर तो राजा था, पर जमीन पर असली ताकत अक्सर इन लोकल सामंतों के हाथ में ही होती थी। अब आते हैं इस युग के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। देखिए, पॉलिटिकली तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन कल्चर के लिहाज से ये एक गोल्डन एज बन गया। इसी राजनीतिक बिखराव ने एक जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी को जन्म दिया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हर राजा, हर सामंत अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उस दौर के मंदिर, एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर। इसी कंपटीशन में उत्तर भारत में नागर स्टाइल और दक्षिण में द्रविड़ स्टाइल के मंदिर अपने चरम पर पहुंचे। सोचिए, खजुराहो, कोणार्क, एलोरा के कैलाश मंदिर, ये सब इसी दौर की देन है। और सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, साहित्य में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई। अब तक क्या था, ज्यादातर लिटरेचर संस्कृत में लिखा जा रहा था, पर इस दौर में पहली बार तमिल, कन्नड़, अपभ्रंश जैसी आम लोगों की भाषाओं में भी खूब लिखा जाने लगा। कह सकते हैं कि साहित्य अब एलीट क्लास से निकलकर आम लोगों तक पहुंच रहा था। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन 600 सालों ने आज के भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी? ये सिर्फ उथल-पुथल का दौर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी ट्रांजिशन का दौर था। एक ऐसा दौर जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।
हम आज के भारत और उस दौर के बीच एक सीधी लकीर खींच सकते हैं। उस समय जो ताकतवर रीजनल पहचानें बनी, वही आज हमारे मजबूत और सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग राज्यों की बुनियाद हैं। उस समय जिन लोकल भाषाओं को बढ़ावा मिला, वही आज भारत की शानदार लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का आधार हैं। जैसा कि कई इतिहासकार मानते हैं, ये दौर पतन का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का था। ये वो भट्टी थी जिसमें आधुनिक भारत की अलग-अलग पहचानों को गढ़ा गया। इसी दौर ने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम देखते और जानते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या इन 600 सालों को हम सिर्फ बिखराव और लड़ाई झगड़े का दौर माने, या फिर ये वो दौर था जब भारत की असली विविध और मल्टीकल्चरल पहचान ने जन्म लिया? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद हमारे आज में ही छिपा है।